हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस आपके डायपोल से परपेंडिकुलर जा रही हो उसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। और ये इक्वेटोरियल लाइन आपके इस डायपोल के मिड पॉइंट से होकर के जानी चाहिए, राइट। हम इसका मिड पॉइंट ओ मान रहे थे, ये अपने माइनस क्यू चार्ज मान लिया, ये क्यू चार्ज मान लिया, ये 2L डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अरे डायपोल से संबंधित इतनी बातें हमने अभी तक की थी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी L, ओके, और ये L हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई सा एक पॉइंट कंसीडर करना है जिस पे आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना है, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस डायपोल की वजह से कितनी फील्ड होगी, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी होगी उस फील्ड की, वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए, मान लीजिए +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P दे दिया, चलिए P दे दिया। अब हमने क्या करा कि भैया ये -Q चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। चूंकि ये माइनस है ये प्लस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा सर। अरे रिपेल करेगा क्या, चलो यहाँ थोड़ा सा यहाँ बन गया, ठीक है। रिपेल करेगा क्या इसको, नहीं अट्रैक्ट करेगा सर। इस मान लीजिए इसका पॉइंट अपन ने A दे दिया, इसको B दे दिया, तो A की वजह से, फर्स्ट पॉइंट की वजह से इस पे हमने मान लिया E1 लगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 रहा, तो E1 इस डायरेक्शन में होगा। किस तरीके से हुआ, वो इस -Q की वजह से इस +1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। अभी ये जो +Q है इस प्लस को क्या करेगा, अच्छा ये दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो रेखा रहेगी, इस रेखा के साथ में या इस लाइन के साथ में ये फोर्स अप्लाई होगा या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगी। तो E2 जो है आपका वो रिपेल होगा। क्यों रिपेल होगा ये समझ में आया क्या? कहानी इतनी सी है कि ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है। हमने पुरानी वीडियोस में इसके बारे में काफी चर्चाएं की है, ठीक है। ओके अभी हमने बात करते हैं कि हमने इस परपेंडिकुलर को मिलाया ऐसे, ठीक, ओके। अब हमने ये मान लिया कि ये जो एंगल है ये थीटा है और ये भी थीटा है। कैसे? ये पॉइंट P इस O से एक फिक्स डिस्टेंस पे है, राइट। और जो ये साइड है आपकी और ये साइड है, दोनों इक्वल है, तो जो आपका ये एंगल होगा ना वो अल्टरनेटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, आपने एक चीज पढ़ी होगी वेक्टर में। देखिए वेक्टर में आपने ये कुछ पढ़ा होगा कि अगर कोई F, चलो मैंने F ले लिया, कोई F इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि थीटा एंगल ऐसे बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में या इधर जहां पे वो F थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर F cos थीटा, मतलब F के दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक F cos थीटा हो जाएगा और एक F sin थीटा हो जाएगा। आ रहा है क्या याद कुछ ये वेक्टर का फंडा? अरे नहीं आ रहा क्या? चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस E1 और E2 दोनों के कंपोनेंट्स ब्रेक करवाएंगे। अच्छा क्यों करवा रहे कंपोनेंट्स ब्रेक? अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमारा E1 है या E2 है, दोनों जो हमने अक्षीय स्थिति या एक्सियल पोजीशन में बात की थी वो ऐसी बात की थी कि दोनों विपरीत डायरेक्शन में लग रहे थे, है ना, डायरेक्शन सेम नहीं थी। तो हमने डायरेक्टली ये समझ लिया था कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दिया था, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो गई थी। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ये एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो हम पता किससे करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किस में से किसको जोड़े या किसको घटाएं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, वेक्टर इसके जो वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे, उसके थ्रू हम बता पाएंगे कि ये कौन सी साइड पे कौन सा जा रहा है, राइट। मतलब E1 किधर जाएगा और E2 किधर जाएगा। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, इस A और B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। चूंकि ये एंगल थीटा है तो भैया ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये अपने एक मैथ्स में प्रॉपर्टी होती है ऐसे, ठीक है।
और कोई एक लाइन ऐसा थीटा एंगल बना रही है तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, और चूंकि ये दोनों एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, राइट। तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी इस तरीके से कि कोई एक एंगल थीटा यहाँ बन रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है, ठीक है। ये भी मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आपका जो यहाँ पे ये थीटा है इसकी वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। आ रही बात समझ में? अब बस कुछ नहीं करना है, E1 और E2 के कंपोनेंट्स ब्रेक कर देना है। तो जहां एंगल बन रहा है उधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट, E1 कॉस थीटा। और जिधर नहीं बन रहा है उधर हो जाएगा साइन, E1 साइन थीटा, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम होगा, इधर E2 कॉस थीटा और ऊपर E2 साइन थीटा, ठीक है क्या? ओके। अच्छा, E1 और E2 जब एक डाइपोल की वजह से लग रहे होते हैं एक सेम डिस्टेंस पे रखे हुए पॉइंट पे, तो वो दोनों परिमाण में समान होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल तो हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, ये मैंने किससे कह दिया? चलिए समझते हैं। ये एल है, हाँ भैया ये एल है ना, ये मान लिया मैंने आर है। वही कंसिडर करना है शुरू में ही आपको कि लेटेस्ट कंसिडर कि एक हमारे पास डाइपोल है और उससे हम आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेते हैं, उस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और फिर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं कि इस डाइपोल की वजह से कितनी इंटेंसिटी वहां पे प्रोवाइड करवा रहा है वो, ठीक है, या उस पर उत्पन्न हो रही है, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं हम, ये एल ले लिया, ये आर ले लिया, तो क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ? हाँ भाई, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम याद है, एल आर और ये फाइंड करना, ये एक आपका राइट एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो एल आर है आपके पास, तो ये निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपका एपी है, तो आप एपी को कैसे निकालेंगे? एपी बराबर अंडर रूट, देखिए ए ओ स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, प्लस पी ओ स्क्वायर हो जाएगा। अरे वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहां से आपका अंडर रूट में ए ओ स्क्वायर कितना है बताइए, नीचे वाला एल है, प्लस पी ओ स्क्वायर कितना है, आर है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है क्या? जी, इसका स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, सेम टू सेम, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है क्या? हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, ये हम अब इसके बाद आपके इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों के दोनों परिमाण में समान है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P क्या लिखेंगे हम, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने ये कैसे लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जाने की वजह से ऐड हो जाएंगे। हम अगर डायरेक्शन अलग होती तो एक को घटाते और एक को जोड़ते, जो बड़ा होता उसमें से छोटे वाले को घटा देते, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाती। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को क्या, अरे भैया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अपोजिट है, ऑलराइट। चलिए अब बस कुछ भी नहीं बचा इस डेरिवेशन में, आप E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की वैल्यू रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। अच्छा, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, हमने अभी बोला E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, तो क्या E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो E इक्वल टू, मान लीजिए मैंने E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अरे ठीक है क्या? चलिए E इक्वल टू हो गया आपका 2E1 cos थीटा। अच्छा, E1 कैसे निकालोगे आप? देखिए, E1 निकालने के लिए आपको इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज कोई सा भी ले लो आप, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो बतानी है। तो आपको ये चीज तो अच्छे से पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप ऐसे लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बिल्कुल लिखते हो ना। तो आपका यहाँ पे आर स्क्वायर या आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस लिख दीजिए E1 को।
देखिए 2 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर विच इज L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया क्या? हाँ बिल्कुल आ गया होगा, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा cos थीटा की वैल्यू लिखनी है तो cos थीटा की वैल्यू लिखना बहुत आसान है। देख सुन बच्चा, cos थीटा क्या होगा, ये एक राइट एंगल है, कोई सा भी एक ले ले, ये ले ले या ये ले लो, कोई सा भी एक ले लो, ये चलो ये ले लेते हैं, ये वाला, ये एक राइट एंगल है, cos थीटा लिखना है। तो आपको ये पता है क्या, वही L बट्टे के लाल बट्टा कक्का यार। अच्छा वो अपने को ऐसा क्या लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये नहीं याद है? हाँ बिल्कुल याद है, ये 10th मैथ्स में पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है, b/h या आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, हाइपोटेनियस क्या है बताइए, ये रहा। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रख देते हैं L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन खत्म। देखिए कैसे, 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू L अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। अरे √2 को ऐसे तो लिखता हूँ मैं, √2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 ना। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। देख अब क्या हो रहा है, 2 इंटू 1/4πε0 एज इट इज, QL एज इट इज, ये क्या कर रहा है, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। बेस सेम है दोनों के, पावर से ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो गए, 3/2 आ गया, ठीक है। अच्छा P बराबर 2QL होता है क्या, P इज इक्वल टू 2QL, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। वही फिर जो हमने अक्षीय स्थिति में या एक्सियल पोजीशन में जो माना था कि इफ R इज बड़ा 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 L, है ना, तो क्या हो जाएगा, L को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे सर, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि अगर समुद्र में से 2-4 बूंद पानी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन, जब हमने L को हटा दिया तो आर स्क्वायर इंटू पावर 3/2, ठीक है क्या। तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। बचा क्या, यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत ही छोटा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल ली किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे P पे जो इक्वेटोरियल लाइन पे है, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे है। सिर्फ उसके लिए हमने 2 कंपोनेंट्स ब्रेक करना सीखा। ब्रेक करने के बाद एक ऊपर और एक नीचे एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये सेम इन मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन अलग होने की वजह से कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों कंपोनेंट साथ होने की वजह से जुड़ जाते हैं। सिंपली कॉस का फॉर्मूला लगाया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, ये वाला है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमने कॉस का फॉर्मूला लगाया। कॉस का फॉर्मूला लगा के हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू दोनों की सेम हो गई, तो एक ही कंसिडर कर लिया E1। अच्छा E2 भी रख सकते थे, और उसकी वैल्यू आपने निकालना आती है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको निकालना आती है, मैंने सिखाया पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रख दी, कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, देन आप यहाँ पहुंच गए। फिर आपने सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में हाँ शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।